अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब में आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। एक प्यारा सा नावलेट आपके लिए जिसका नाम है वाह रे अब्बा जी बाय अमल रज़ा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। अब्बा जी बड़ी पुरस्कार खामोशी लिए फॉर्म के पुराने लेकिन आरामदेह सोफ़े पर नीम दराज अपने चारों बेटों और तीनों बेटियों की नसीहतें सुन रहे थे। टीवी पर बड़ी मध्यम आवाज़ में कोई गीत चल रहा था और अब्बा इस गीत को सुनते सुनते गुम होने लगे थे। 60 साला नहीफ अब्बा जी सारी ज़िंदगी गौतम बुद्ध का आसन जमाए खामोश जामिद आँखें बंद किए बैठे रहे थे। 4 बेटों और 3 बेटियों को बारी बारी घर का किया, बीवी मर गई, पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ पैदा हुई, लेकिन कोई शैतान बनकर ना आया और ना ही अब्बा जी ने अपनी बंद आँखें खोली। पेवन लगी दरवेशी का चोला पहने अब्बा जी पूरी हयाती रेल की पटरी की तरह नाक की सीध में चलते रहे। अब्बा जी वो बुत थे जिसमें ना जान डाली जा सकती थी, ना देखकर सराहा जा सकता था। लेकिन 2 साल पहले स्कूटर के एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। उनके 7 बच्चों की ज़िंदगियों की इससे भी ज़्यादा। 7 में से कोई नहीं जानता था कि प्लस्तर चढ़े बाजू जब हरकत में आएंगे तो उनके गले दबाने तक ही आ जाएंगे। अब्बा जी अपने दोस्त अब्बास से मिलकर आ रहे थे कि रास्ते में पता नहीं वो कौन सा टोया था जो अब्बा जी को नज़र ही ना आया, या शायद अब वाकई उनकी नज़र चश्मा लगने के बावजूद कमज़ोर होने लगी थी। स्कूटर का एक पहिया तो इसी टोए में फंसा रह गया और अब्बा जी खुद 2 फरलांग दूर जा गिरे। सर, बाजू, टांगों, कमर पर शदीद चोटें आईं। डॉक्टर ने ख़तरे का अलार्म बजा दिया। पिंडी और लंदन वाली दोनों बेटियां रोती हुई आ गईं। बड़े बेटे सज्जाद ने ढके छुपे लफ्ज़ों में फ़ोन पर इन दोनों को दिल मजबूत कर लेने की तलकीन कर दी। दिल तो मजबूत हुए ही, साथ इरादे भी पक्के हो गए। 7 बहन भाई घर के अलावा अस्पताल में हर वक्त इकट्ठे रहने लगे। ड्यूटियां थीं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे अदमुए होकर निचट से गए थे, एक दूसरे को तसल्लियां देते देते और एक दूजे का काम अपने सर लेते लेते। सभी लसूड़े के फल की तरह टूट टूट कर ज़मीन पर ढेर हो गए। फिर जब अब्बा जी की तबीयत किसी सूरत संभलने में न आई तो 7 ने अस्पताल के लाउंज में बैठकर आने वाले गम और अब्दी जुदाई पर दिल खोलकर मातम कर लिया और बातों बातों में सारी जायदाद को आपस में बांट भी लिया। समनाबाद वाली दुकान मैं लूँगा, वहाँ वर्कशॉप का काम बहुत चल निकला है, दूसरे नंबर वाले बिलाल ने कहा। और सुन्नत नगर वाला मकान मुझे दे दीजिए। 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद सर पर 2 पौनियाँ किए राबिया ने कहा और फिर सबब भी बताया। अम्मी मरकर भी वहाँ हैं और अब मुझे इनके साथ रहना है। वैसे इस हुलिये में राबिया पर उदासी जचती नहीं थी। मैं यहाँ जायदाद लेकर क्या करूँगी? लंदन वाली 7 में सबसे छोटी फरा बोली थी। मुझे तो आप इंश्योरेंस के 20 लाख दे दीजिएगा, मुतालबा पेश कर दिया गया। यूँ जिसको जो पसंद था एक दूसरे को बता दिया गया। किसी ने दूसरे के हक और पसंद पर डाका न डाला और ना ही शब खून मारने की जसारत की। चलो ये भी अच्छा हो गया। वो काम जिसमें सालों मुकदमाबाजी होती रहती है हमने नहायत इत्मीनान और भाईचारे की फ़ज़ा में ही कर लिया। बड़े सज्जाद ने इख्तिताम पर मुस्कुराते हुए कहा, जैसे बातों की मोहरों के साथ साथ रजिस्ट्रियाँ भी उनके नाम हो गई हों। इसमें अम्मा जी की तरबियत का ही हाथ है भैया जी, वरना अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो तो ख़ुद अपने शौहर के हाथों। रो देने वाले अंदाज में राफिया ने कहा तो सबको चुप सी लग गई। ना रो राफिया, अम्मा ने मरते वक्त माफ़ कर दिया तो हम कौन होते हैं बात करने वाले। तलाल की नसीहत सबको भा गई। घंटे भर बाद डॉक्टर जब कमरे से बाहर निकला तो वो सब जो डॉक्टर के सर को ना के अंदाज में हिलने और कानों को आई एम सॉरी के अल्फाज सुनने की आस लगाए बैठे थे, डॉक्टर के चहकने को समझ ही ना सके। डॉक्टर भी शायद मेडिकल से पहले थिएटर वेटर का शौकीन रहा था। पहले तो पूरी बतीसी बाहर निकाल ली, फिर कमेटी निकल जाने के से अंदाज में बोला, मुबारक हो अब्बा जी को होश आ गया, अब ख़तरे की कोई बात नहीं। अब्बा जी, डॉक्टर मस्खरा होने के साथ साथ काइयाँ और खुशामदी मतलबी भी था। 7 बहन भाइयों ने ज़बरदस्त मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई, जिसने सजने में मेकअप से भी ज़्यादा वक्त लिया। फिर घर में इंतज़ार की घड़ियाँ गिनते शौहरों बीवियों को फ़ोन करके इस मौजज़े की नवीद सुना दी गई। कुदरत ने गोया मीठी गोली दिखाकर दोबारा छीन ली थी। सबके मुँह सालों से इस्तेमाल हुई चूसनी की तरह सुकड़ सुकड़ गए थे। 2 दिन बाद मस्खरे डॉक्टर ने अब्बा जी को छुट्टी भी दे दी और चलते वक्त बिल्कुल ऐसे ही कह दिया था, 4 दिन की तो ज़िंदगी अब्बा जी, ख्याल रखा करें अपना। हंसें बोलें, खुश रहा करें, घूमें फिरें, सैर करें।
बड़े सज्जाद को इस फिक्रे की ज़रा सी नज़ाकत का भी ख्याल होता तो इसी वक्त डॉक्टर की गर्दन तन से जुदा कर देता। लेकिन इन सातों में से कोई भी ये नहीं जानता था कि 4 दिन की ज़िंदगी अब इनकी अपनी ज़िंदगियां 2 दिन बल्कि 1 आध घंटे की करने वाली है। घर आकर करमू ने अब्बा जी को नहलाया धुलाया, पुराने कपड़े उतार कर नया सूट पहनाया तो अब्बा जी में जैसे नई ज़िंदगी सराइत कर गई, और ख़ुद करमू में भी। अब ये करमू कौन था? माली का भतीजा, जो 15 साल पहले इस घर में आया था। तब बच्चा था, मासूम था, मेहनत और लगन से काम किया तो सबके दिल जीत लिया। अब्बा जी को तो कुछ ज़्यादा ही जीत लिया, इसीलिए बाकी सबका दुश्मन हो गया। अब अपनी बीवी के साथ इसी घर के क्वार्टर में रह रहा था। ये क्वार्टर भी अब्बा जी की नवाजिश से आता हुआ था, वरना उम्मीदवार तो बहुत थे। करमू शुरू से ही अब्बा जी का मुंह चढ़ा था। अस्पताल से कार, कार से घर के अंदर, अब्बा जी के कमरे तक व्हील चेयर को वही धकेलता हुआ लाया था। रात में अब्बा जी के हुक्म के बाद अब्बा जी के खाने पीने का इंतज़ाम भी इसी के हाथ में आ गया। सब ने लाख समझाया कि नहलाने धुलाने तक तो ठीक है, लेकिन इस चूज़े को किचन तक रसाई देने की क्या ज़रूरत है? फिर सब्ज़ी खाना तो बव्वें भी बना देंगी, या जो आप कहेंगे। अब्बा जी बड़ी रुखाई से बोले। बव्वें 1 आध दिन तो खुशी से बनाएंगी, फिर नाक भून चढ़ाएंगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा भाई, इसलिए इसे किचन में जाने दो। बव्वें इस बात पर पेचो ताप खा कर रह गईं। वो तो इन्हें अब्बा जी की नातवां सेहत का ख्याल मार गया, और पिछले 2 माह से नज़रअंदाज होती अपनी अपनी मोहब्बतों का, वरना इस बात पर किसी एक आध को तो हार्ट अटैक ज़रूरी हो जाता। चारों बेटों को ये बात अंदर ही अंदर तंग करती थी कि अब्बा जी की ज़िंदगी के छोटे बड़े राज जो करमू जानता है, वो क्यों नहीं जानते, और सातों बच्चों से ज़्यादा इत्माद आखिर अब्बा जी इस करमू मनहूस पर क्यों करते हैं। सांवला दुबला पतला सा करमू पहले तो इस बात पर बहुत घबरा जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इसे ही पता चल गया कि कम अज़ कम अब्बा जी की ज़िंदगी में कोई इसे घर और क्वार्टर से नहीं निकाल सकता, तो वो भी टहनी से उतरते अखरोट की तरह मजबूत से मजबूत होता चला गया। और अब तो वो इन सातों और इन सब के शरीक सफ़रों समेत 14 जानों का मुकाबला बड़े तहम्मुल से किया करता था, जैसे इन सबको मज़ीद चिढ़ा रहा हो। बात से बात निकलती तो तंज करने से भी ना चूकता। पिछले दिनों अब्बा जी का चश्मा टूट गया। करमू बनवाने जा रहा था, बिलाल ने देखा तो कहा मुझे दे दे, आते वक्त बनवा कर लेता आऊँगा। लेकिन इत्तफाक ऐसा हुआ कि चश्मा 2 दिन कार में ही पड़ा रह गया। तीसरे दिन करमू ने कार से चश्मा निकाला और ख़ुद बनवाने चला गया। शाम को बिलाल घर आया तो करमू चश्मा खुद लगाए इसे घूरने लगा। ऐसे क्या देख रहा है? ताड़ बिलाल भी गया था, फिर भी चमक कर बोला। चश्मे वाले ने 200 लिए। मैंने कहा इतने ज़्यादा? तो कहने लगा ख़ास शीशा लगा रहा हूँ, लोगों के असल चेहरे नज़र आएंगे। सुबह से तो कोई तजुर्बा हुआ नहीं, लेकिन अब आपके चेहरे की जगह लूमड़ नज़र आ रहा है। नए तजर्बे पर चुटकी बजाकर कहा गया। करमू गाली देकर गुस्से से बिलाल ने अपना हाथ हवा में बुलंद किया। क्या बात है? अब्बा जी भी हाजिर हो गए। एक तो मनहूस करमू की किस्मत भी मीठी रेवड़ी थी, जब भी इस पर कोई उफ्ताद आन पड़ती अब्बा जी चिराग के जिन की तरह बिना रगड़े हाजिर हो जाते। कुछ नहीं, हाथ हवा में ही रह गया। गलती अपनी थी, इसीलिए बिलाल चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पे दर पे सबके साथ ऐसे ही वाक़यात हो चुके थे, इसलिए सबको मुश्तरका तौर पर करमू से नफ़रत हो चुकी थी। कितनी बार अब्बा जी के कान भी भरे, एक की दो लगाई गई कि इस खबीस को घर से निकाल बाहर करें, लेकिन करमू बरसों की खिदमत की आजिज़ी मासूमियत की तीली पर चढ़ाकर अब्बा जी के कान साफ कर देता। तसल्ली हो चुकती तो सिलबट्टे का खेल फिर से शुरू हो जाता, और अब तो इस करमू ने बस अपने आगे हाथ जुड़वाने की कसर बाकी रख छोड़ी थी। दूसरे दिन अब्बा जी कमरे से बाहर निकल आए। छुट्टी का दिन था। सब नाश्ते के बाद बाहरी सहन में बैठे माल्टे मूंगफलियों के मज़े ले रहे थे। अब्बा जी को बाहर आते देखकर और व्हील चेयर के बगैर देखकर सब हैरान रह गए। अब्बा जी बाहर? बेड रेस्ट करें अभी आप अब्बा जी, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है चलने फिरने से। अंदर दिल घबरा रहा था, वैसे भी डॉक्टर तो न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। करमू ने सहारा लेकर कुर्सी पर बिठाया और ख़ुद अंदर चला गया। ठीक है, बैठिए। तुम तीनों यहाँ क्यों अभी तक? घरों को जाओ, तुम्हारे बच्चों के स्कूलों का हर्ज हो रहा होगा, अब्बा जी ने तीनों बेटियों से कहा। नहीं अब्बा जी, छुट्टियाँ हैं सर्दियों की। शौहरों का कामकाज तो हो रहा होगा, इंतज़ाम करके आए हैं अब्बा जी, इनका भी। यहाँ किस चीज़ के इंतज़ार में हो? अब्बा जी ज़रा गुस्से से बोले। अब्बा जी आपके लिए बैठे हैं, आपके साथ बैठते हैं तो दिल लग जाता है। भरा नहीं दिल अभी तक? आपकी तबीयत? मैं ठीक हूँ, बस तुम जाओ अब अपने अपने घरों को।
क्या हो गया अब्बा जी आपको, क्यों इतने चिड़चिड़े हो रहे हैं आप? राफिया ज़रा नाराज़ी से बोली। बाप के घर इतने दिन नहीं रहना चाहिए, ससुराल वाले बातें बनाते हैं। इतना तगड़ा नहीं रहा मैं अब कि तुम्हारे झगड़े निपटाता फिरूं। खैर रहने दें अब्बा जी, सेहतमंदी में भी आप कौन सा आ जाते थे, हमेशा भाइयों ने ही साथ दिया। राफिया पैर पटकती अंदर चली गई। हाँ हाँ ठीक है, जाओ फिर अब अपने घरों को। बाकी दोनों भी मुंह फुलाती अंदर चली गई। क्या ज़रूरत थी अब्बा जी इस तरह बात करने की? तलाल ने कहा। ठीक है, बेटियां अपने अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। बच्चों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है इन बेचारियों को, भाइयों में सबसे छोटे ज़हीर ने कहा, और जवाब का इंतज़ार किए बगैर खुद भी अंदर चला गया। माल्टे मूंगफलियाँ सब वहीं रख कर करमू यखनी का प्याला ले आया, जिसमें तकरीबन 8 सेर देसी मुर्ग की बोटियाँ भी थीं। प्याला मेज़ पर रख कर करमू अब्बा जी की गर्दन पर कपड़ा लगाने लगा। करमू तो पागल तो नहीं हो गया? सज्जाद ने कहा। डॉक्टर ने सिर्फ हल्की खुराक खाने को कहा है और तू बोटियाँ भी साथ ले आया? अब्बा हजूर ने ही कहा था। बात करते वक्त करमू के हाथ हमेशा ही डुगडुगी की तरह हरकत करते थे। ऐसे वक्त में सज्जाद भाई समेत सबका दिल करता कि इस खबीस के हाथ सिरे से काट ही दें। हाँ बेटा, मैंने ही कहा था। डॉक्टर तो बस या अपनी मर्ज़ी करे अब्बा जी, या डॉक्टर से इलाज करवा लें। फिर हमसे शिकवा ना कीजिएगा कि हम आपका ख्याल नहीं रखते, सज्जाद ने कहा। बाकी दोनों लड़के भी बारी बारी अपनी अपनी सुनाकर अंदर चले गए। छोड़िए अब्बा जी, इनकी बातों में ना आए। करमू ने डुगडुगी बजाई। अब्बा जी बोटियों समेत सारा प्याला चट कर गए, लेकिन शाम होते होते उनको पता चल गया कि डॉक्टर जो कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते। सारी रात उनके पेट में मरोड़ उठते रहे। सुबह बड़ी बहू देखने आई, शर्मिंदगी के मारे इसे भी कुछ ना बताया। चहलकदमी का बहाना बनाकर करमू को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने मैदे की खराबी की गोलियां दे दी और ताकीद कर दी कि आइंदा बदपरहेज़ी ना हो। पहली खुराक से फ़र्क तो पड़ गया, लेकिन रात को अब्बा जी का दिल फिर मिर्च मसाले वाला मुर्ग खाने को किया। करमू ने हल निकाला इसका भी। ख़राबी आपके मैदे में नहीं है अब्बा हजूर, ख़राबी इस मुर्गी में है। देसी मुर्गी में भी? ये चोर डाकू हरामखोर दुकानदार मुर्गी को गुंधा हुआ आटा खिलाते हैं वज़न ज़्यादा करने के लिए। तो क्या किया जाए करमू? अब्बा जी बेचारगी से बोले। वैसे तो करमू को कभी सगी माँ की याद भी ना आई थी, लेकिन अब्बा जी की इस बेचारगी पर उसका दिल कट कट गया। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी हिफ्ज़े माँ तकद्दुम के तौर पर करमू अपना मुंह अब्बा जी के कान के करीब ले गया। दबी दबी आवाज़ में हल बताता रहा और अब्बा जी का पज़मर्दा चेहरा रोशन होता चला गया। अगली सुबह सब घर वालों ने देखा कि बाग के कोने में चंद मज़दूर कोने का बड़ा हिस्सा साफ़ कर रहे हैं। बच्चे कब से कह रहे थे छोटे स्विमिंग पूल का, अब्बा जी को अब ख्याल आ गया। बड़ी बहू शगुफ्ता ने सज्जाद से कहा। बाकी तीनों बेटों और बहुओं के तासुरात भी शगुफ्ता के हम रंग ही थे। दूसरे दिन साफ हिस्से पर ईंटें बिछ गई। सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। करमू ने तो कोई जवाब ही ना दिया और अब्बा जी देख लेना जब बनेगा, देख लेना जो बनेगा कहकर टालते रहे। छठे रोज़ गांव से करमू का बाप 25 मुर्गियों समेत आन हाजिर हुआ। 3 दर्जन चूज़े अलग, साथ 2 बोरियां बाजरे और 2 दूसरी ग़िज़ा की। सबकी आवाज़ें हलक में बैठ गईं। कुकड़ों को भी ना कर सकी। भाइयों में सबसे छोटा ज़हीर दादा की तरह खुशी गम हर मौके पर ताक में रहता था। बाज़ार से मिल तो जाती है देसी मुर्गी, फिर इस सब की क्या ज़रूरत थी अब्बा जी? करमू ने कहा कि वो ख़राब चीज़ें खिलाते हैं देसी मुर्गियों को भी। अपना नाम सुनकर करमू चाबी दिए चूहे की तरह भाग गया। करमू ने कहा। सज्जाद भाई ने दांत पीसे। जबड़े मजबूत ना होते तो यकीनन खून निकल आता या बतीसी। करमू करमू, बिलाल ने मुट्ठी का मुक्का एक ना पूरी होने वाली आरज़ू के तहत भींचा। पूरे चेहरे पर टमाटर से ओ गए थे। वैसे तो आप हम सबको तलकीन करते हैं अब्बा जी, फजूल खर्ची से बचने की, और अब ये सब जो किया वो। बेटा मैदा कमज़ोर है और कुछ। रहने दे अब्बा जी, सच तो ये है कि इंसान अपनी खुशी और इत्मीनान के लिए बड़ा ही मतलब परस्त वाक़या हुआ है। बच्चे स्विमिंग पूल की आस लगाए बैठे थे। डुबकी बड़ों को आ गई और आई भी फिर ऐसी कि दिनों सांस बहाल ना हो सकी। तीनों बेटियों को फ़ोन करके नई कारगुजारी के बारे में बताया गया और मरदूत करमू का भी। अब्बास अंकल को बुलाओ, बड़ी ने कमाल मशवरा दिया। अब्बा जी तो सारी जायदाद खुद ही हड़प कर जाएंगे। अगले दिन सब ने मुत्तफ़िका तौर पर अब्बास अंकल के हक़ में वोट कास्ट कर दिया। मैं प्रेस चलाता हूँ, बिलाल वर्कशॉप, बाकी 2 की तनख्वाहें बेशक अच्छी हैं, लेकिन अब्बास अंकल आप बताएं, क्या ज़िंदगी मुसलसल आगे बढ़ने का नाम नहीं? आज बच्चे छोटे हैं, कल को बड़े होंगे। बेटियों का जहेज़ बनाना है। अभी से कोई बीज बोएंगे तो सालों बाद कहीं जाकर फसल काटने की नौबत आएगी ना।
ठीक कहते हो तुम सब, ठीक कहते हो। बात करता हूँ मैं दीन मोहम्मद से। अब्बा जी ने ये जायदाद कौन सी अपने साथ ले जानी है, बस कहते हैं कि आज भी तुम्हारी है कल भी तुम्हारी। तो आखिर हमें दे क्यों नहीं देते? बेफिक्र रहो, करता हूँ अंदर जाकर बात। सिर्फ बात नहीं करनी, आपको इन्हें राज़ी करना है, सब ने कोर्स में कहा। 1 घंटे से अब्बास अंकल सज्जाद के कमरे में सबके दरमियान बैठे मसाइल की खुलती फ़ाइलों पर अपनी ज़ुबान के दस्तखत कर रहे थे। घंटे भर बाद जाकर जब इनके कलम की स्याही ख़त्म हो गई तो इन्हें अब्बा जी के कमरे की तरफ धकेल दिया गया। करमू सारी इत्तला पहले ही देकर आ गया था। अब्बा जी मार्शल लॉ लगाए फ़ौजी की तरह जंग करने को तैयार बैठे थे। दुनिया में कोई ऐसी सर्विस अभी ईजाद नहीं हुई जो यहाँ की जायदाद को वहाँ मुंतकिल करे। फिर तू क्यों सता रहा है अपने बच्चों को? दे दे अपनी ज़िंदगी में जो कल भी उनका ही है। हाँ हाँ दे दूँगा भाई, तू भी उनकी ज़ुबान ही बोलने लगा। कब दे देगा? जब वो तेरे मरने की बाकायदा दुआएं मांगने लगेंगे। मैंने भी तो दे दिया अपनी ज़िंदगी में सब कुछ। कितने खुश हैं दोनों, सालों में डबल कर लिया जायदाद को। अपने अपने कामों से वापस आते ही सबसे पहले मेरे कमरे में आते हैं, फिर अपने कमरों में जाते हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मुनाफ़कत। मुनाफ़कत नहीं है ये पगले, प्यार है, इज़्ज़त और एहतराम है। बाप किस्मत से बड़ा बन जाए तो बेटों को कंध ना जाने, यही दुनिया का असूल है। बाप गलत फहमी पालता रहता है सारी उम्र, हालांकि उसके बेटों की रगों में गर्म खून होता है, जैसा कभी बाप की रगों में होता था। बीवी मर गई, बच्चे अपने अपने कमरों में बंद, तन्हाई की ज़िंदगी जी रहा हूँ। अपनी बनाई जायदाद के कागजात देखता हूँ तो मालिक होने का एहसास होता है। पुरानी फाइलें देख देख कर खुश होता रहता हूँ। अब्बा जी ने अपना दुखड़ा रोया, बस इतनी सी बात। अब्बास अंकल ने तवक्कुफ़ किया। तू तन्हा भी अपनी गलतियों की वजह से हुआ है। तू जानता है कि औरत बेवा होकर भी तन्हा क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपने वजूद, अपने बच्चों या इनके वजूद और उनके बच्चों के साथ दिल लगा लेती है। मर्द ऐसा नहीं करता। अब्बा जी पर बातों का असर हुआ या नहीं, लेकिन वो आंखों से ऐसा तासुर देने लगे जैसे वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तू मेरे साथ चल शिकार पर, समझाता हूँ तुझे कि दिल कैसे लगाता है। अब्बा जी तब भी खामोश ही रहे। बाहर निकल कर अब्बास अंकल ने मुंतज़िर चेहरों को तसल्ली दी थी। फ़िलहाल मैं इसे शिकार पर लेकर जा रहा हूँ, वापसी पर इंशाअल्लाह मामला हल हो जाएगा। करमों को अब्बा जी के जाने का पता चला तो अब्बा जी के निकलते ही अपना सामान भी पैक कर लिया, गांव चला गया। जानता था अब्बा जी की गैर मौजूदगी में इसकी वो दुर्गत बननी है जो धुनने के बाद रुई की भी नहीं बनती होगी। मुर्गियों को संभालने के लिए बीवी को क्वार्टर में ही छोड़ गया। अब्बा जी की गैर हाजिरी का सारा हफ्ता सबका दुआएं करते गुजरा। फ़र्ज़ के साथ साथ नफल भी अदा हुए। सारा दिन बावजू रहते ही गुजरने लगा। बहुओं ने जहेज़ों की जाय नमाज़ें निकाल ली, कुरान मजीद खुलने लगे, वजीफ़े, नमाज़ें, दरूद तंजीना, कोई चीज़ ना छोड़ी गई। अच्छी खबर की उम्मीद ने सबके चेहरे नूरानी से कर दिए। 7वें दिन अब्बा जी का फ़ोन आ गया। बिलाल को हुक्म मिला कि फ़ौरन 2 लाख की रकम ट्रांसफ़र करे। बिलाल ने वजह पूछी लेकिन ना बताई। अरे भाई, गिफ्ट ख़रीदने होंगे हम सब के लिए, पहली दफ़ा तो गए कहीं बाहर, वो भी घर वालों के बगैर। रात के खाने पर बिलाल की बात सुनकर बड़ी भाभी ने कयास लगाकर सबकी बेचैनी को दूर कर दिया। लेकिन भाभी 2 लाख? बिलाल की उलझन दूर ना हो सकी। फैमिली मेंबर्स की तादाद भी तो देखो तुम। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए हमें। फैमिली मेंबर्स की तादाद तो पता नहीं कितनी थी, लेकिन गिफ्ट 4 आए, 2 नर 2 मादा, 2 मोर 2 मोरनियाँ। 2 लाख की खतीर रकम सतरंगी पंखों पर उजड़ी देखकर सब घर वाले बिन बादल बरसात की नाचने लगे। करमू आ गया? उजलत से पूछा गया। सबके ग्लेशियर सूरत चेहरे साकित रहे। नहीं, किसी बच्चे ने ही जवाब दिया। ऊपर का स्टोर साफ़ करवा दो, ये मोर अब वहीं रहेंगे। कल मिस्त्री आकर बड़ी खिड़की भी निकाल देगा। खुली फ़ज़ा में रहने के आदी हैं ये। ऊपर का स्टोर तो मैं अपने लिए साफ़ करने की सोच रहा था। सज्जाद का बड़ा बेटा अहमद अपनी सी सूरत लेकर बाहर चला गया। सज्जाद का दिल औलाद के लिए पता नहीं कभी तड़पा था या नहीं, लेकिन इस वक्त फट कर रह गया। आगी मुर्गियों की आवाज़ें हमें सुकून नहीं लेने देती, ऊपर से आप ये मोर ले आए। बेटा, मुर्गियाँ मैंने अपनी सेहत के लिए पाल ली हैं, वरना मुझे क्या शौक़ है अपने घर को गांव बनाने का। गांव ही बना देते, आप तो थर बनाने चलें। तलाल ने भी हिस्सा डाला। हमें तो बहुत दर्द देते हैं कि रुपया पैसा संभाल संभाल कर खर्च करो। कभी पिज़्ज़े वाला घर आ जाता था तो आप सारा दिन बोलते रहते थे कि बच्चों को इतने महंगे शौक़ ना डालो। बिलाल भी कैसे चुप रहता। बेटा, देखने में अच्छे लगे तो मैंने ख़रीद लिए। नाचेंगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, बच्चों का दिल भी लगा रहेगा। पहले आप अपने बच्चों की ज़रूरतें तो पूरी करें अब्बा जी, फिर इनके बच्चों के बारे में भी सोच लीजिएगा, तलाल ने कहा। और हस्बे आदत ऐसी बातों पर अब्बा जी के कानों ने सुनना ही बंद कर दिया। दाएं बाएं देखने लगे। सज्जाद,
बात सुन, वो समनाबाद वाली दुकान बेच दे। क्यों अब्बा जी? बस बेच दे, मुझे पैसे चाहिए। लेकिन वहाँ तो बिलाल, अगर नहीं बिकवा सकता तो बता दे, मैं करमू को कह दूँगा, तुमसे अच्छा तो वही है। अब्बा जी कहकर अपने कमरे में चले गए। सब वहीं तड़पने लगे, करमू करमू। और ये अब्बा जी, रात सबके बिस्तरों पर जैसे बिजली के नंगे तार बिछ गए। सब करवट करवट तड़प तड़प लोटपोट होते रहे। वो तो शुक्र था कि अगले दिन इतवार था, वरना सूजी हुई आंखें लेकर अपने अपने कामों पर कैसे जाते। दुकान के खरीदार तो बहुत थे, पैसे हाथों में लिए बैठे थे, दिनों में बिक गई। और 30 लाख अब्बा जी की जेब में आ गए। चारों बेटों में से किसी की गैरत ने गवारा न किया कि पैसों के मुतालिक कुछ पूछ ही लें कि ऐसी क्या जंड ज़रूरत आन पड़ी थी अब्बा जी जिसके कारण दुकान बेच दी। और अब्बा जी ने बताने की जहमत भी मोल डाली। करमू अगले ही दिन आ गया, 16-16 किलो देसी घी के 2 कनस्तरों, गुड़, शहद, तिल, मकई के आटे की बोरियां और 5 अदद बकरों के साथ। सब ने सारा सामान देखा और ख़ुद को गरम गरम घी की कढ़ाई में मुकम्मल डीप फ्राई होता महसूस किया। हर महीने एक बकरा कर लिया करेंगे अब्बा जी, पैकेट बनाकर फ्रिज में लगा दूंगा, हर दूजे तीजे दिन बना दिया करूँगा। ठीक है करमू, जैसे तो कहे। करमू के वापस आने पर अब्बा जी जंगली बिल्ली से एकदम पलटा खाकर खरगोश में बदल गए थे, जैसे कि 2 साल का मासूम सा बच्चा हो जिसने अभी बाहर की दुनिया भी ना देखी हो। फ्रिज में इतने दिन का गोश्त भी तो जहर हो जाता है खबीस। बिलाल गरजा, वही अमल, किसका गुस्सा किसी पर। घर के पले हुए बकरों की खैर है बिलाल भाई, अब इस खबीस ने एक और आदत अपना ली। बड़े साहब कहने वाला हर एक का नाम बिना डरे लेता, और नाम के बाद भाई कहने में तो इतना लंबा वक्फा डाल लेता कि तब तक अगला अपनी बेइज्जती बाकायदा महसूस कर चुका होता। हमारे गांव में तो वैसी भी तरह तरह की जड़ी बूटियाँ उगती हैं, कभी कभी जानवरों को वो भी खिला देते हैं, बड़ा ही अच्छा खून पैदा होता है। वैसे भी बाज़ारों का पानी लगा गोश्त भी तो खाते ही हैं ना, बीमारियों की जड़ निरी। पानी भी गंदे नलके का। करमू ने कुटनियों की तरह नाक भूं चढ़ाई। तो फिर ऐसा कर, छत पर मिट्टी की ट्रालियाँ डलवा कर सब्जियाँ, दालें, फल भी ऊपर ही काश्त कर ले। अदरक, लहसुन भी। सोना इन फसलों की खाद भी बड़ी मुज़रे सेहत आने लगी है। आप सही तरह शहर को नहीं जान सके, गांव को क्या जानोगे? करमू ने डुगडुगी बजाकर कह दिया, और बिलाल किसी तेज़ धार आले की तलाश में सहन में नज़रें दौड़ाने लगा। फल सब्जियां हाइपर सेंटर से ले आया करेंगे, उनकी चीज़ें बड़ी म्यारी होती हैं। रेट पता है इनके, आम मार्केटों से दुगने होते हैं। समझाइए से अब्बा जी। अब्बा जी क्या समझाते, उनकी तो ख़ुद की भी यही मर्ज़ी थी, जो करमू कहे, जो करमू मुनासिब समझे। अब अब्बा हजूर की सेहत पे तो कोई समझौता नहीं कर सकते ना। इस बार डुगडुगी के बजाय डफली बजाई गई। कमीने, ऐसे बात करता पूरा नचनिया लगता है तू, हाथों को कंट्रोल में रखा कर बात करते वक्त। बिलाल समेत बाकी तीनों का भी दिल करता था कि किसी दिन करमू को कुर्बान करके ख्वाजा सिराओं की पार्टी में जमा करवाएं, और कुछ ना भी मिले, दुआएं ही मिल जाएंगी करमू के बदले तो वो भी काफ़ी हैं। नहीं बेटे, गाली नहीं देते किसी को। अब्बा जी ने बिलाल को समझाना चाहा, और इस वक्त बिलाल को अब्बा जी बड़े ही पक्के मुनाफिक लगे। आप चुप रहें अब्बा जी, ये मेरा और करमू का मामला है। आपका मामला तो मैंने खुदा पर छोड़ दिया, वही आपको पूछेगा। बिलाल समनाबाद वाली दुकान पर वर्कशॉप करना चाहता था। जब से वो बिकी थी, इसके सर के बाल भी सफ़ेद हो गए थे। आज तो वो बिल्कुल रो देने को था। शायद रो भी लेता जो करमू साथ ना बैठा होता। आगे कौन सी इज्जत कर रहा था, अब यूँ रोते देख लेता तो न जाने मुखातिब करने को कौन सा अंदाज़ अख्तियार करता वो। अब्बा जी बिलाल का ये रूप देखकर दंग से रह गए। वो भी जानते थे कि बिलाल वहाँ वर्कशॉप करना चाहता है, लेकिन एक तरफ बेटे के कारोबार का सवाल और दूसरी तरफ 4 दिन की ज़िंदगी का। इन्हें किसी एक को तो चुनना था ही, वो भी क्या करते। दुकान के 30 लाख क्या हुए, क्या हो रहा है, क्या क्या जा रहा है, इन 30 लाख को हर कोई हर रोज़ उंगलियों पर गिनता था। इतने खर्च हुए, अब इतने रह गए, आज इतना खर्चा हुआ, बाकी बचे। अब्बा जी की खुराक का अंदाज़ भी मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। सुबह नाश्ते में हर हफ्ते सिर पाए, तिल वाला कुलचा या पूरियाँ, 10 बजे बकरे की यखनी बोटियों के साथ, दोपहर में दही के साथ चावल या तिक्के, देसी घी के छिड़काव वाले, रात में छोटा गोश्त या दाल सब्ज़ी गोश्त। ये पैटर्न तो फिक्स था। दिन भर की बेहतियाती और ठोंगना अलग से था। शहद या ज़ाफ़रान मिला दूध, फल, खुश्क मेवे, ताज़ा जूस, मीठे में खोए के कतले, अमरतियाँ, गाजर, पेठे का हलवा, मुतंजन और सलाद के नाम पर सब्ज़ियाँ। सेहत भी अब बदलने लगी थी। अब्बा जी की ऐसी सेहत जो सारी ज़िंदगी ना बनी थी। चेहरा ज़ाफ़रान के बाइस गहरा सुर्ख टिमटिमाता हुआ लगता था। क्या नौजवानों का होता होगा।
گھر والوں کو آئے دن نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی. اب وہ جلتے نہیں تھے، صرف گنتے تھے باقی کتنے بچے پیسے اور دن. کمالیہ کے خاص آدمی کو لایا کرمو گھر پر. اگلے دن کمالیہ کھدر کے 10 سوٹ گھر میں آئے سلے، وہ شہر کی سب سے بڑی دکان سے، جہاں سے کبھی ظہیر جیسا نفیس آدمی بھی سوٹ سلوانے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے ابا جی کی پرانی الماری ساری کی ساری خالی ہو گئی. ابا جی کے وہ میلے کچیلے دھل دھل کر رنگ چھوڑے کپڑے ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتے. 2 گھوڑا بوس کی کاٹن لٹھا، ایک آتا ایک جاتا. ڈرائی کلینر والے سوٹ خود گھر دینے آتے. درزی ہر بار پہلے سے انچ کا اضافہ کر کے نیا سائز لے جاتا. ابا جی کا کمرہ بھی اب مکفل رہنے لگا تھا اور چابی ہوتی صرف ابا جی کے پاس یا کرمو کے پاس. اب ابا جی بڑے روب سے پرائم چیئر پر بیٹھتے تھے، اکڑے اکڑے سوٹوں کے ساتھ، لش پش کرتی جوتیوں کے ساتھ جو آئے دن بدلتی، اور ان سے بھی زیادہ تیزی سے بدلتی گھڑیاں، کبھی بلیک راڈو، کبھی وائٹ سوڈز، سلور سٹیزن، گولڈن سیکو. کوڑے دان میں سے گھر والے خالی ڈبے نکال نکال کر برانڈز کے نام پڑھتے تو محسوس کرتے جیسے کسی غار میں بند ہو گئے ہوں اور دہانہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا ہو. پھر اینکوں کی بھی ایک وسیع رینج تھی ابا جی کے پاس. ٹوٹا میلا چشمہ تو نہ جانے کہاں تھا، اور وہ مخصوص عطر بھی لاپتہ تھا. اب تو مہنگے مہنگے پرفیوم خریدے جانے لگے تھے. دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بھی صرف 2 ہی خالی بچی تھیں، باقی 6 کی 6 وائٹ گولڈ کی انگوٹھیوں سے پر تھیں. بائیں ہاتھ میں گھڑی تو دائیں میں بریسلیٹ، جس کا ڈیزائن ہفتہ بھر بعد ہی بدل جاتا. درمیان سے مانگ نکالنے والا 40 سالہ پرانا ہیئر سٹائل بھی بدل گیا تھا. بال تو مہندی کے بجائے کالے رنگ سے رنگے ہی جانے لگے تھے. ساتھ ساتھ جیل ہیئر سپرے کا استعمال بھی ہونے لگا تھا. ہاتھ پیر بھی مینی کیور پیڈی کیور کے باعث بڑے ہی نفیس ہو گئے تھے. پھر ایک روز اسی طرح گنتے گنتے 30 لاکھ پورے ہو گئے. لو جی، اب بچے ہیں صرف 10,000. کر لیا ابا جی نے جتنا عیش کرنا تھا کر لیا. اب 10,000 بھی اسے عیاشی میں اڑا لیں، پھر دیکھیں گے. اور اسی رات ابا جی 15 لاکھ والی نئی چمچماتی کار میں بیٹھے گھر میں داخل ہوئے. سب کو چھٹی کا دودھ تو یاد نہ آیا، البتہ دادی کی گھٹی ضرور یاد آ گئی. ہائے ابا جی، اتنی مہنگی کار! ابا جی کی شخصیت اب کافی بدل گئی تھی. انہوں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور کمرے میں چلے گئے. البتہ کرموں کو کمرے میں ہی بلوا لیا. نئی کار کے لشکارے چاروں بیٹوں ان کی بیویوں پر پڑے اور ان کے سفید چہرے پیچ کلر کے ہو گئے، حالانکہ کار کا رنگ تو کالا تھا. اتنی مہنگی کار کہاں سے لے لی ابا جی نے؟ ہمارے حساب سے تو اب ابا جی کے پاس 10 نہ صحیح 20,000 ہونے چاہیے تھے، یا زیادہ سے زیادہ لاکھ روپے. کسی سے ادھار لیا ہوگا. یہ ادھار چکائے گا کون؟ خود ہی چکائیں گے، ہم کیا جانیں. یا کرمو چکائے گا، چہیتا منہ بولا 5واں بیٹا. مجھے نہیں لگتا کہ ابا جی نے ادھار لیا ہے. تو پھر سب تشویش زدہ تھے. ظہیر نے کہا تو گویا سب نے خطرے کی گھنٹی سن لی. ضرور دال میں کچھ کالا ہے، دیکھنا تھوڑے دنوں بعد پتہ چل ہی جائے گا. تھوڑے دن بعد واقعی پتہ چل گیا. دال میں کچھ کالا نہیں تھا، کسی نے دال ہی چگ ڈالی تھی. کرمو کے ہاتھ پر 5,000 رکھا گیا کہ پیسوں کے بارے میں ذرا پتہ کرے کہاں سے آئے ہیں. کرمو نے 5,000 واپس ظہیر کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولا، پوچھ لوں گا، پر یہ پیسہ رکھو اپنی جیب میں، تمہاری طرح میں حرام نہیں کھاتا. کرمو، ظہیر مٹھیاں بھیج کر ایسے دہاڑا جیسے خدا نہ خواستہ کسی ببر شیر نے اردو بول لی ہو. سب نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ظہیر کو صبر کرنے کی تلقین کی. وقت پر تو گدھے کو ہی باپ بنانا پڑتا ہے، اس چھچھندر کو کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے نوکر ہی مان لیا جائے. کرمو گرم گرم مچھلی اور نان لے کر اندر ابا جی کے کمرے میں چلا گیا. باہر سب بے چینی کے باعث نہ ٹھیک سے اٹھتے نہ ٹھیک سے بیٹھتے تھے. لو جی سن لو. کرمو نے باہر آ کر منتظر آنکھوں میں جھانک کر کہا، سنت نگر والا مکان بیچ دیا ابا حضور نے. اس دفعہ اس نے ہاتھوں سے ڈگڈگی نہیں بجائی، بلکہ دونوں ہاتھوں کو خلا میں لے جا کر اس طرح تالی ماری کہ ان سب کا طبلہ ہی بجا ڈالا. سب کے پیروں تلے سے زمین تو پہلے ہی کھسک چکی تھی. اب یہ سن کر گویا سائبان بھی بک گیا. مہنگے داموں دھم دھم کر کے سب صوفوں پر بیٹھے تو کمرے میں ترنم پھیلا. ساتھ پرانے سپرنگوں نے اپنی قسمت کا رونا رویا. چھوٹی بھابھی نے تینوں نندوں کو کانفرنس کال کر کے دکان اور مکان والے دونوں واقعے بھی بتا دیے. 15 منٹ کی گفتگو میں جیون بھر کا رونا رو لیا اور تینوں نندوں نے واضح کہہ دیا کہ اب ابا جی سے ان کا کوئی تعلق نہیں. بھائی جو بہتر سمجھے کریں، اور ابا جی کے کسی کام کے حوالے سے اب ان کو نہ بلایا جائے. مرغوں کی بانگوں نے پہلے ان سب کے کانوں میں درد کر رکھا تھا. مور کا ناچ بھی بھولا نہیں تھا اور کڑاہی میں سب ڈبکی لگا چکے تھے. ساری چیزوں نے مل کر جو بل کھایا تو موٹی مضبوط رسی ہی بن گئی.
बल्कि हंटर। चारों बेटे और बहुएं दहाड़ते हुए अब्बा जी के कमरे में दाखिल हुए, जैसे मुकफ़्फ़िल पिंजरे का दरवाज़ा मुद्दतों बाद खुला मिला हो। अब्बा जी बेड पर नीम दराज मछली और नान खाकर लंबी डकारें ले रहे थे। आपने सुन्नत नगर वाला मकान बेच दिया? कोर्स में पूछा गया। बड़े घड़ियाल ने 12 टन जैसे इकट्ठे बजा दिए। हाँ बेटा, पैसों की ज़रूरत थी, मैंने सोचा 4 दिन की तो ज़िंदगी। 4 दिन 4 दिन 4 दिन, अल्लाह, ये 4 दिन की ज़िंदगी सारी ज़िंदगियाँ निगल कर ख़त्म हो गई है 4 सदियाँ। आपको पता है वो घर हमारी माँ की निशानी था, इसके साथ हमारी माँ की याद जुड़ी थी। तलाल ने जज्बाती होकर कहा, अच्छा, कभी रहने तो नहीं गए तुम वहाँ? क्योंकि इसका किराया आपको अजीज़ था, ज़हीर बोला। समनाबाद और रायवंड वाली दुकानों का भी। अपनों से ज़्यादा आप हमेशा गैरों पर एतमाद करते रहे कि तुमसे कारोबार नहीं हो सकेगा कभी भी। दूसरे कम अज़ कम किराया तो देंगे। मैंने तो कितनी दफ़ा अलग होकर वहाँ जाने की बात की थी, तब तो आपको सांझ का बुखार चढ़ा हुआ था। और अब अपने बारे में आप क्या कहेंगे अब्बा जी? सज्जाद ने अगले पिछले सारे रजिस्टर खोल लिए। सांझ का लेक्चर खुद ही भूल गए अब्बा जी? नहीं बेटा, वो मैं। मुनाफ़कत बस कर दें अब्बा जी। बेटा बेटा कहकर आप हमारी जड़ें काट रहे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अंधेर कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। अब्बा जी पर मछली का असर होने लगा था। आप तो हमारे मुस्तकबिल से भी हमेशा किनारा कश ही रहे हैं। अम्मा से भी आपको रोटी और ख़िदमत ही दरकार थी बस, और हम सब से भी। खिदमत की है तो फल भी तो पाया नाखल्फ औलाद, बेअदब गुस्ताख लड़के। ज़्यादा अदब मत झाड़ें, मेरा और आपका रिश्ता आज से ख़त्म, सज्जाद ने कहा तो कमरे में खामोशी सी छा गई। अब्बा जी नज़रें चुराते चुराते जैसे ख़ुद भी बेज़मीर से हो गए। तो फिर चला जाए यहाँ से, आपको ही कहने की ज़रूरत नहीं, हम सब आपकी फ़ितरत से आगाह हैं। माँ को भी तो बात बात पर तलाक की धमकी देते थे, मैं इस चीज़ के लिए तैयार था। जाओ शगुफ्ता, सामान बांधो। सज्जाद ने बीवी को हुक्म दिया। सांप सूंघे मजमा में हरकत हुई। सज्जाद भाई, क्या कर रहे हैं आप? तीनों भाई बोले। देवरानियाँ भाभी भाभी कहते हुए शगुफ्ता की तरफ लपकीं, जो सज्जाद के कहने के फ़ौरन बाद सामान बांधने चली गई थी। जाने से पहले एक बात बता दूं, रायवंड वाली चारों दुकानों की रजिस्ट्री मैंने अपने पैसों से करवाई थी। तब तो आपके मुंह से हर वक्त शेरनी टपकती रहती थी, और इस घर में तलाल और ज़हीर के लिए ऊपर वाला पोर्शन तैयार करवाने के लिए मैंने तकरीबन 10 लाख रुपए दिए थे। फिर भी हिसाब बेबाक करता हूँ आपका, और मेरा खाता क्लियर। सज्जाद सुनाकर बाहर चला गया। छोटे भाइयों ने खूब कस कस कर तेवरियाँ डालीं, और जो मुंह में आया बोलकर सज्जाद के पीछे बाहर को लपके। सज्जाद अगले दिन नाश्ते से पहले घर छोड़कर जा चुका था। अब्बा जी मुजरिमों की तरह कमरे से बाहर निकले तो डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पर बिलाल को बैठे पाया। देख तो सब ने अब्बा जी को लिया था, लेकिन बुलाना पसंद नहीं किया। अब्बा जी कमरे में वापस चले गए। तब से उनका नाश्ता खाना कमरे में जाने लगा, हमेशा के लिए। अगले महीने तीसरे नंबर वाला तलाल भी घर छोड़कर चला गया। इसके रूठने की वजह अलग थी। जब इसने रायवंड वाली 4 दुकानों में से 2 के बिक जाने की खबर सुनी तो बिना बोले बिना झगड़ा किए चला गया, और बस इतना कह कर गया, देखना अब्बा जी, एक दिन इस घर में अकेले कव्वे उड़ा करेंगे। अब्बा जी के मामूलात पहले तो बड़े पज़मौदा से रहे, लेकिन दिन गुजरे। 2 बेटों की जुदाई का गम गलत हुआ। अब अब्बा जी रोज़ नहाते, नया ड्राई क्लीन सूट पहनते, नई जूती घड़ी चैन ब्रेसलेट अंगूठियाँ। कर्मों के अंदाज भी बदलने लगे थे, टाट पर टाट और नित नए थान चढ़ने लगे। अब्बा जी की तो उतरन ही चांदी के बराबर थी। काले कलोटे जिस्म पर चढ़ती तो 14वीं ना सही 12वीं का चांद तो ज़रूर ही मालूम पड़ता। और ख़ूबसूरती में चारों बेटों को भी मात दे जाता। मात तो चारों भी दे रहे थे जल जल कर कोयले को। इस कमबख्त को चाहिए ही क्या था? यही तो चाहता था। ये वहाँ नालियाँ साफ़ करता था, यहाँ अब्बा जी की जूतियाँ सीधी करता है। कमरों में जाकर दोनों आला शख्सियात पर खूब तबसरे किए जाते। एक बादशाह था तो दूजा वज़ीर। अब अब्बा जी ने एक और मामूल बनाकर सबको हैरान कर दिया। रोज़ाना शाम को कार लेकर निकल जाते और आधी आधी रात को घर वापस आते। जवान जहान लौंडों की तरह चोरी छुपे बहुत टो लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ ना आया। और तीनों नंदों ने भी कह दिया कि अब दूसरी छोड़ तीसरी मम्मी भी आ जाए तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों घर बदर हुए बेटों ने भी इसी तरह का इजहार किया, लेकिन बिलाल और ज़हीर की तशवीश बढ़ती ही गई। अगर ऐसी बात हो गई तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। 60 साल बाप और दूसरी शादी। कर्मों को पैसों या किसी और चीज़ का लालच देकर राज़ी करना मुश्किल था कि पता करे अब्बा जी बाहर क्या गुल खिलाने जाते हैं, क्योंकि कर्मों से तो सब बाइकआउट इसी दिन हो गया था जिस दिन अब्बा जी से हुआ था। अब सिर्फ इसकी बीवी ही काम आ सकती थी, और वो काम आ गई, लेकिन 5 के बजाय 10,000 में मानी।
5,000 एक भाभी ने डाले, 5 दूसरी ने। अगले दिन इसने खुशखबरी सुना दी कि किसी औरत का चक्कर नहीं, अब्बा जी कार्ड्स खेलने जाते हैं। बेचारी को शायद कार्ड्स खेलने की उर्दू नहीं मालूम थी, या करमू इसे सही तरह समझा नहीं सका था। अपनी दानस्त में वो कार्ड्स को वजीफ़ा, महफिल कुछ ऐसे ही समझ रही थी। बड़े ही खुश होकर इसने बताया जैसे 10,000 के अलावा इनाम की आस भी लगाई बैठी हो। दोनों बीवियों ने रात को अपने अपने शौहरों को अब्बा जी की नई कारस्तानी के बारे में बता दिया। एक तो वैसे भी 2 भाइयों के घर से जाने की जुदाई का गम था, दूसरा जायदाद की बारी बारी बिकने की फ़िक्रें। दोनों गुस्से से पागल ही हो गए। अब्बा जी को फिर कटहरे में घेर लिया गया। बड़े मौलवी बने फिरते थे आप, बड़े धानी ज्ञानी, बड़े शौक़ से बताते थे कि आधी आधी तनख्वाह की इस्लामी किताबें ख़रीद लिया करता था। अब कहाँ गए वो दर्स, अब जुआ खेलने जाते हैं तो शर्म नहीं आती। अब्बा जी ने बिलाल को चिल्लाते सुना तो गोया हैरत के किसी मुराकबे में चले गए। इतना बड़ा राज और कैसे फाश हो गया? क्या करमो नमक हरामी कर गया, या दोनों ने ज़्यादा चालाकी दिखाकर कार का पीछा कर लिया? कहाँ चूक हो गई इनसे? वो तो क्लब में भी बड़े चौकन्ने होकर बैठा करते थे, पुलिस से ज़्यादा इन्हें बेटों का धड़का लगा रहता था। बोलिए, अब बोलते क्यों नहीं? ये क्या बोलेंगे जिनकी बुक्कल में खुद ही चोर है। हाँ, मैं जाता हूँ जुआ खेलने। अब्बा जी बांग और मेवों की कसर निकालने लगे। मेरा दिल करता है, मैं खुश रहना चाहता हूँ। 4 दिन की तो ज़िंदगी है। तुम्हें क्या, मेरी ज़िंदगी है, इसे हलाल तरीके से गुजारूँ या हराम तरीके से? हिसाब मैंने देना है अल्लाह को। फतवा जारी कर दिया गया, अपनी अपनी ज़िंदगी, अपनी अपनी कब्र और करम। ये हराम कारी हम अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या असर पड़ेगा इन पर कि क्या करता है उनका दादा? ज़हीर ने फैसला कुन कहा था, ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है। वही उम्र रसीदा हो चुकी खाम ख्याली। आप अम्मी को और हमें सर्वेंट क्वार्टर में लाए थे। बाकी की ईंट ईंट हम चारों बहन भाइयों ने अपनी कमाई से बड़ी मेहनत से लगाई है। तब तो आप कहते फिरते थे कि घर तुम्हारा है, मेरा नहीं। मैं तो आज हूँ कल नहीं, जैसे चाहो बनाओ। हम दोनों सज्जाद और तलाल जैसे सखी नहीं कि चुपचाप यहाँ से चले जाएं। आप सर्वेंट क्वार्टर और ज़मीन का रेट लगवा लीजिए, पैसे आपको हम दे देंगे। अगर मुकदमाबाजी करना चाहते हैं तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। ज़हीर ने नीम गुस्से लेकिन शाइस्तगी से सारे मसले का हल निकाल दिया। एक्सीडेंट के बाद से अब तक के अरसे में पहली बार अब्बा जी दोबारा कांपे, और पहली बार फिर से अब्बा जी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ। सारा दिन और सारी रात सोचते रहने के बाद अगले दिन शाम को कार ले जाते वक्त अब्बा जी ने ज़हीर से वादा कर लिया कि वो आइंदा कभी भी जुआ नहीं खेलेंगे। ज़हीर समेत बाकियों को बहुत ज़्यादा इत्मीनान हो गया। अब्बा जी के मामूलात ज़िंदगी रफ्ता रफ्ता फिर पुरानी पटरी पर चढ़ने लगे, माँ सिवाय रात को 2 बजे वापस घर आने के। नए दोस्तों के साथ उन्होंने शुमाली इलाका जात की सैर करने का प्रोग्राम बना लिया। रवाना होने के हफ्ते भर बाद वहाँ से खबर आ गई कि अब्बा जी तत्ता पानी में गिर गए हैं। दोनों टांगे और जिस्म बुरी तरह जल गया और इस्लामाबाद के अस्पताल में दाखिल हैं। लंदन वाली बहन को फ़ोन कर दिया गया। इसने साफ साफ कह दिया कि अब जब कुछ हो जाएगा वो तब ही आएगी। टिकटें भाई बहुत महंगी हो गई हैं। अलबत्ता पिंडी वाली इस्लामाबाद पहुंच गई। हफ्ते के बाद अब्बा जी को लाहौर मुंतकिल किया गया। टांगे इस बुरी तरह जल गई थी कि इन्हें ठीक करवाने के लिए पैसों के कुएं दरकार थे। इंश्योरेंस वालों ने भी ये कहकर टाल दिया कि वो पैसे कुछ हो जाने के बाद ही अदा करते हैं। ये छोटी मोटी वारदातें तो हर इंसान के साथ आए दिन होती ही रहती हैं। चारों नाचार 6-6 लाख वाले 2 फिक्स डिपॉजिट बैंक से निकलवाने पड़े। सज्जाद, तल्लाल समेत बाकी सब बच्चों ने भी अब्बा जी से सुलह कर ली। महीने भर बाद लंदन वाली काकी भी फ़ोन कर ही लिया। अब्बा जी बच्चों को खिदमत करते देखते तो आंखों में आंसू आ जाते। इतना हलकान हो रहे थे सब, और इतने ढेरों काम कर रहे थे जितने करमू जितने 3 भी नहीं कर सकते थे। नहलाना, धुलाना, सहारा देकर वॉक करवाना, बेड पर लेटे लेटे वर्कआउट करवाना, रोज़ाना मखसूस तेलों से टांगों की मालिश, परहेज़ी खाना बनता, दलिया, यखनी, मिल्क शेक। फिर जो देवर, जेठ, नंद बच्चे साथ होते, उनका खाना भी पककर अस्पताल ही आता। बेटों के कामों का हर्ज तो हो ही रहा था, साथ साथ खर्च भी बढ़ गया था। कोई काम से वापसी पर आता तो कोई जाने से पहले। तलाल, ज़हीर तो मुसलसल 1 माह से काम पर गए ही नहीं थे। बेटियों ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। ये सब देखते देखते नीम जान अब्बा जी ने दिल पर पत्थर रखकर बड़ा अहम फ़ैसला कर लिया। 4 माह बाद डॉक्टर ने अब्बा जी को अस्पताल से छुट्टी दे दी। लंदन वाली बेटी भी तब तक आ चुकी थी, और इत्तफाक से उस दिन ख़ानदान का बच्चा अस्पताल में था। कुछ खुश थे, कुछ खुश होने की एक्टिंग कर रहे थे। कई के चेहरों पर तो थकन जुड़ी हुई थी। अब्बा जी सेहतमंद तो हो गए, लेकिन फ़िलहाल व्हील चेयर पर ही थे।
मखसूस औकात के अलावा अभी ज़्यादा चल फिर भी ना सकते थे। सहारे के बगैर चलने में तो अभी मज़ीद 2 माह दरकार थे और दौड़ लगाने के लिए कम अज़ कम 8। डॉक्टर ने आखिरी मुआयने के बाद रुखसत करते वक्त रोज़ की करने वाली वर्जिशों और ख़ुराक की सारी तफसील सज्जाद भाई को थमा दी। फिर अब्बा जी को हिम्मत बढ़ाने की खातिर बोला, बिल्कुल ऐसे सरसरी सा, हिम्मत ना हारिए बुज़ुर्गों, खुश रहा करें, 4 दिन की तो ज़िंदगी। बस बस बस, सज्जाद भाई गरजे जैसे मरे हुए शेर को दोबारा जन्म मिला हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मज़ीद कोई नसीहत मत कीजिएगा। सज्जाद भाई गरजे तो तलाल की भी हिम्मत बढ़ गई। आगे को कुप्पी निकले पुराने पंखे की शक्ल वाला डॉक्टर चेहरे से एकदम यतीम मस्कीन सा हो गया। सज्जाद भाई व्हीलचेयर को धकेलने लगे तो करमू ने हैंडल थाम लेने चाहे। लाई मुझे दे दें, सुलह जो अंदाज, तेरी बारी भी आएगी बेटा, घर चल। दांत पीस कर सज्जाद भाई ने जुमाइनी बात की। करमू जैसे अब खुद तत्ता पानी में सर समेत डूब गया। अब्बा हजूर की हालत ही क्या रह गई थी जो अपना भी दिफा कर सकते। कहाँ बेचारा बिन माँ का करमू। घर पहुँच कर अब्बा जी ने इत्तला दी कि वो वकील को बुलाओ, मुझे इससे कोई ज़रूरी बात करनी है। सबके अंग अंग में खुशी दौड़ गई। सालों से उबलती कढ़ी को जैसे तड़का लग गया। शांत हो गए सारे। सलाह मशवरे से करमू को पास बिठा लिया गया। क्या चाहता है तू करमू? तलाल ने पूछा। हालांकि बिलाल तो पूछना चाह रहा था कि चुनरी, पाजेब, चोली, घुंघरू में से क्या चाहता है तू करमू? कुछ भी नहीं, वो ना समझते हुए बोला। तो क्या चाहता है कि हम सड़कों पर आ जाएं, बच्चों समेत? लहजे में बस लपेट देने वाला गज़ब था। 7 बहन भाइयों, उनके शौहरों, बीवियों, बड़े बच्चों की आंखें अलग बाहर को निकली हुई थी। करमू सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम के टोट बटोट की तरह फरफर बोलने लगा। खुदा कसम ऐसी बात नहीं। फिर क्यों अब्बा जी को नितने मशवरे देता है? तकरीबन 20 जानों के दांत पिस पिस गए। कौन से? छिले के बच्चे वाली मासूमियत। ज़्यादा चूचा न बन। थप्पड़ का ख्याल दिल में ही दम तोड़ गया। ओ भाई मेरे, क्या मक्कारी थी। ये मुर्गियों बकरियों के मशवरे क्या तेरे नहीं थे? ये कमालिया की महंगाई, खद्दर जो जिस्म पर चुपती नहीं है, दूध, ज़ाफ़रान, मेवे, मछली, निहारियाँ, ये खुश रहने की नित ने गुर, क्या तूने नहीं बताया अब्बा जी को? अब्बा हजूर कहते कहते दिल से पता नहीं करमू शर्मिंदा हुआ था कि नहीं, पर चेहरे से ज़रूर ऐसा जाहिर होने लगा जैसे इसे वंडी की कोई चीज़ नहीं मिली। मुझे माफ़ कर दें भाई और छोटे साहब, आला मक्कारी, मुझे माफ़ कर दें। करमू ने हाथ जोड़े तो सज्जाद भाई इकबाल के शाहीन की तरह पलट कर झपटे और फिर पलटे। अब शाहीन के आगे भला टोट बटोट बेचारा क्या करता। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। मुझे हर शर्त मंजूर है, बिना सुने ही करमू बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगा। आइंदा अपना मुंह बंद रखेगा हमेशा के लिए। जैसे आप कहें मालिक। आका, अपने बाप को फ़ोन कर दे, देसी घी, बकरे, मुर्गियाँ, बाजरा, सेला चावल अब ना लाए। गार्डन में सब जानवरों को कल ही ज़िबा करके फ्रिज में लगा दे। अब्बा जी पूछें तो कह देना कि बीमारी आ गई थी। ज़िबा न करता तो सब मर जाती। और मंगवाने को कहें तो गांव में सैलाब ले आना, कहना सब बह गया, कुछ नहीं बचा। जी मालिक, जो आपकी मर्ज़ी। अब दफ़ा हो यहाँ से। पिंग पोंग गेंद की तरह करमू जैसे टप्पा खा कर भागा। सब ने सुकून का सांस लिया। यही सपोलिया था, देखना अब आगे सब ठीक रहेगा। तीनों बहनों ने तायद की। भाइयों ने रात के लिए कमर कस ली। डिनर के बाद अब्बा जी को कमरे से बाहर लाकर सोफ़े पर बिठा दिया गया। धुल धुलाकर अब्बा जी में फिर से नई ज़िंदगी दौड़ गई। जी हाँ, फिर से। नतीजा भुगत लिया अब्बा जी आपने अपनी मर्ज़ी करने का। सज्जाद ने शुरुआत की, फिर सब ने हिस्सा डाला। हम तो जो कहते थे आप हमेशा टाल देते थे। डॉक्टर ने देखा क्या कहा है कि बद परहेज़ी की वजह से शुगर आपकी बढ़ गई, कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा था। शुक्र करें कि आपकी टांगें कटने से बच गईं, वरना डॉक्टर्स ने तो आपकी बेहोशी के दौरान ये खबर भी सुना दी थी। राबिया ने डराया। हम ही जानते हैं कि हमने 4 महीने किस तरह गुजारे हैं। तलाल बोला, लेकिन अफसोस अब्बा जी कि आप हमारे साथ हमेशा सौतेलों वाला सलूक करते रहे। बहुत ही अफसोस है। लंदन वाली बहन ने खनकार कर गला साफ़ किया। इशारा था कि बहुत हो गई, अब बस करो। लेकिन ये तूफ़ान अब कहाँ थमने वाला था। वज़न आपने गोश्त खा खा कर हद से ज़्यादा बढ़ा लिया। ऊपर से सर के साथ भवों को भी रंगने की क्या ज़रूरत थी? हमें पता ही नहीं, और 8 महीने से आप केमिकल ज़दा आंखें लिए घूम रहे हैं। डॉक्टर ने बताया, वरना हमारे तो फरिश्तों को भी इल्म ना होता। कर्मों के साथ जाकर चुपके चुपके इलाज करवाते रहे थे। ये उम्र घर पर बैठकर अल्लाह अल्लाह करने की होती है, और आप हैं कभी इधर कभी उधर। जो बच्चा बास पुरस करता है आप इसे आग कर देने, घर से निकाल देने की धमकी दे डालते हैं। हालांकि जानते भी हैं कि बच्चों में भी आपका ही खून है। एक बार चले गए तो ज़िंदगी भर वापस नहीं आएंगे। बाकी सब बहन भाइयों ने मिलकर गला साफ़ किया था और खनकारा था कि अब बस कर जाओ।
सोफे में धंसे अब्बा जी बड़ी पुरस्कार खामोशी लिए अपने 4 बेटों 3 बेटियों की नसीहतें सुन रहे थे। सामने टीवी पर बड़ी मध्यम आवाज़ में कोई गीत चल रहा था। किसी नीम अंधेरे क्लब का मंजर था। वादा करें अब्बा जी कि आइंदा आप बिला वजह घर से बाहर नहीं जाएंगे। सब ने मुश्तरका बैत लेनी चाहिए। दूसरी तरफ खामोशी। सब ने अब्बा जी को यूँ टीवी में गुम देखा तो अपनी बातों की बेकदरी का एहसास हुआ। दलीलें तो बेनतीजा बेसमर हो गईं। बच्चों को झिड़का गया, टीवी को फ़ौरन बंद कर दिया गया, स्क्रीन ब्लैक हो गई। लेकिन मंजर कहीं अब्बा जी की बूढ़ी केमिकल ज़दा आँखों में ही मर्क समोकर रह गया। वो तो तत्ते पानी से भी ज़्यादा यहाँ डूब चुके थे। गीत में टीवी क्या बंद होना था, केबल का कनेक्शन भी काट दिया गया तो अब क्या फ़ायदा था। इस बात का अंदाज़ा सब घर वालों को ठीक 2 माह के बाद हुआ। अब्बा जी ने सबसे वादा कर लिया कि अब वो गैर ज़रूरी घर से बाहर नहीं जाएंगे। इस वादे की पासदारी कितने अनोखे ढब से होने वाली थी, सातों में से किसी को गुमान तक ना था। अगले दिन वकील और मिस्त्री इकट्ठे घर में आए। वकील घर के कागजात बच्चों के नाम मुंतकिल करने और मिस्त्री तीसरी मंजिल बनाने। देख लो, ठोकर खाकर ही अंदाज़ा होता है इंसान को, ज़हीर ने अपनी बीवी से कहा। तीसरी मंजिल बनवा रहे हैं। एहसास हो ही गया कि सज्जाद भाई, बिलाल भाई के बच्चों के लिए भी अब पोर्शन की ज़रूरत है। आप कमरे और बाथरूम तो फिर अपनी मर्ज़ी के बनवा लें या फिर कम अज़ कम नक्शा ही देख लें। रहने दो अब्बा जी जो भी तोहफ़ा दें। लेकिन अब्बा जी के पास पैसे कहाँ से आए होंगे? हैं, रायवंड वाली बाकी 2 दुकानें भी तो नहीं बेच दी। 2 और फिक्स डिपॉज़िट थे ना, शायद वो ही हों। 14 लाख में कहाँ बनते हैं आजकल घर सज्जाद? अब्बा जी ने बचा कर भी तो रखे होंगे ना। सज्जाद ने बीवी को तसल्ली दी और यूँ किसी को पता ही ना चला कि उनके साथ क्या होने वाला है। सज्जाद बिलाल ने तो कारपेट, फर्नीचर वगैरह भी देखना शुरू कर दिया और घर में दोनों की बीवियों ने कमरों के नित नए डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन तक मुंतखब कर लिए। बहनों के अलग पैगाम आ गए कि जब जब वो आया करेंगी ऊपर के नए पोर्शन में ही रहा करेंगी। और ये भी कि गाना बंधवाने की रस्म में वो सोने के झुमके ही लेंगी। खैर, सज्जाद बिलाल ने हंसते हुए हामी भी भर ली। खुशी इतनी बड़ी मिल गई थी इन्हें, इस गुब्बारे की हवा 2 माह के बाद निकली थी। बच्चों के नाम घर की रजिस्ट्री के कागजात आ चुके थे और ऊपर की तीसरी मंजिल बनाकर मज़दूर भी जा चुके थे। कमरे वगैरह तो थे नहीं, बस एक हाल सा था और साथ एक बाथरूम भी। इस हाल नुमा तीसरी मंजिल की सीढ़ियाँ भी बाहर को अलहदा से निकाली गई थी। किसी की समझ में ना आया, फिर कर्मों ने समझाया सब। वकील रजिस्ट्री थमा कर गया तो सातों फ़िलहाल सब कुछ भूल भाल कर खुश मुतमईन से हो गए। लेकिन अब्बा जी ने ऊपर के हाल की बाबत कुछ ना बताया और ना ही रायवंड वाली 2 दुकानों के बारे में। बाहर आए एक ट्रक ने सारा मामला हल कर दिया। करमू, जिसने ख़याली सैलाब में सारे मुर्गे मुर्गियाँ बकरे बहा दिए थे और इनके साथ साथ ख़ुद भी बह गया था, उसने बाहर आए एक ट्रक और इसमें लदे अजीब व गरीब सामान के बारे में सबको बताकर गोया ख़तरे का अलार्म पहले ही बजा दिया। घड़ियाल ने एक एक करके 14 टन पूरे किए, सब बाहर को लपके। गेट से मुंह मोड़े और इन सबको मुंह चिढ़ाते ट्रक में से इंतहाई महंगी कुर्सियां और टेबल उतर रहे थे। इन सबको बाहरी सीढ़ियों से चढ़ाकर ऊपर हाल में पहुंचा दो। अब्बा जी ट्रक के मज़दूरों को चीफ मिनिस्टर की तरह हदायत दे रहे थे। ये सब क्या है अब्बा जी? पहली रात की बेवा का रूप धारे ज़हीर ने पूछा। दिल तो गवाही दे ही रहा था कि अब कुछ भी पूछने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ बेटे, अब मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगा। तुम सबसे किया वादा मैं निभाऊँगा। घर पर ही रहूँगा, दोस्तों को घर पर ही बुलाऊँगा। इसीलिए तो मैंने तीसरी मंजिल तैयार करवाई है। क्या तीसरी मंजिल? सब चिल्लाए। कोई ऊंची लहरों का सुनामी आया ना, आतिश फिशां फटा। फिर भी सब ने खुद को सुलगते लावे में जलते हुए पाया। साकित जिस्मों के साथ क़यामत के रोज़ की अफरा तफरी फैल गई। सब बिखर गए। वीरान आँखों में हिटलर की सफ़ाकियाँ रकम हो गई। हवा में उड़ती चिड़ियों ने भी इस घर पर से अपने रास्ते बदल लिए। फ़ज़ा में खामोशी छा गई सिवाय कर्मों की फंसी फंसी हंसी के। ट्रक से अब एलसीडी उतर रही थी, बहुत बड़े साइज़ की। फिर 3-4 महंगी महंगी पेंटिंग्स उतरी। छोटा फ्रिज, एसी, जंबो साइज़ का कैरम बोर्ड, लूडो, ताश के पैकेट, शीशे वाली बड़ी शतरंज, गुलदान, फूल, डिस्को लाइट्स, साउंड सिस्टम जो जब चले तो कानों को अपनी आवाज़ भी सुनाई ना दे। बर्फीले चेहरे दिल ही दिल में सारे पैसों का हिसाब किताब लगाने लगे। 1 लाख, 2 लाख, 3, 4, 6, 10, 15, 20 लाख। हाँ, 20 लाख। करमू ज़रा दिल खोल कर हंसने लगा। कोठी की रजिस्ट्री बड़े भैया के हाथ में थी और रायवंड वाली 2 दुकानें ट्रक में फिट हुई पड़ी थी। सामान था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और करमू की हंसी थी कि थमने में नहीं आ रही थी। महंगे वाइन गिलासों के सेट, क्रॉकरी, बारबेक्यू की मुकम्मल रेंज, टेबल के आला कवर, छुरियाँ, कांटे, चम्मच। गर्ज़ अब्बा जी ने घर में दिल लगाने का पूरा सामान इकट्ठा कर लिया था। आखिर में बस एक चीज़ बची रह गई।
जिस पर सब चकरा कर गिरते गिरते बचे थे। बूझिए क्या? पियानो। ढक्कन उठाए बिना ही सबके अंग अंग के तार बज उठे और ये धुन मध्यम हरगिज़ नहीं थी। सज्जाद, बिलाल, राफिया, राबिया, तलाल, ज़हीर, फ़रा एक दूजे को पुकारा गया। करमू बुलंद आवाज़ से हंसने लगा। इसे भी ऊपर तीसरी मंजिल पे पहुंचा दो, अब्बा जी ने मज़दूरों से कहा। ज़हीर, मैं तुझसे किया वादा कभी नहीं तोड़ूंगा, कभी जुआ नहीं खेलूंगा, सिर्फ वक्त गुजारी के लिए बाजी, बस सिर्फ बाजी, खाली खोली बाजी। इन सब को खाली खोली करके अब्बा जी पियानो के पीछे पीछे खुद भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। रजिस्ट्री सज्जाद भाई के हाथ से उड़कर परवान चढ़ती बेल पर जा टिकी। एक दूजे को देखकर सबने हवन्नक चेहरों को खामोश ज़ुबान के साथ अपने अपने दिल का हाल कह सुनाया। एक दूजे की किस्मत पर मातम भी कर लिया और रो भी लिए, आंखों ही आंखों में। चौथी मंजिल पर पहुंचे मोर शोर कर रहे थे और इनकी आवाज़ पर हावी एक और आवाज़ भी थी जो थमने में नहीं आ रही थी। कर्मों की हंसी की आवाज़ जो अब आसमान चीरने लगी थी। 15 मिनट से वो मुसलसल हंस रहा था। ट्रक वापस जा चुका था सब सामान देकर और इन सब का सुकून लूट कर किस्मत की ऐसी सितम ज़रीफ़ी। कर्मो दोहरा हुआ जा रहा था। हंस हंस कर इसकी आंखों से आंसू निकल आए। बाग में चित लेट कर लोटपोट होने लगा। कम बख्त इतने बुलंदो बाग कह लगा रहा था कि ना चाहते हुए भी गमज़दा चेहरे एक दूजे को देखकर मुस्कुरा दिए थे। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।